Hello and welcome. Thank you for joining me, Shahzad Poonawala, on The Verdict on NewsX. Joining me today on this very special edition is a four-time Member of Parliament, Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Anurag Thakur, one of the younger faces of the Modi government, but one of the most important members of the cabinet. Thank you very much, Mr. Anurag Thakur, for joining me on this special edition of The Verdict. धन्यवाद शहजाद जी। अनुराग जी, मैं बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ले गए थे, फॉरवर्ड बेसिस पर गए नीमू में, वहां पर सैनिकों से मिले, गलवान में जो हमारे सैनिक घायल हुए वहां पर श्रद्धांजलि भी दी और विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, ये भी संदेश उन्होंने साफ साफ दे दिया। क्या आपको लगता है इससे ज़्यादा स्पष्ट, कड़क और सीधा संदेश दिया जा सकता था, और आप क्या मायने निकालते हैं इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सदा विकास के लिए जाना जाता है, चाहे वो गुजरात राज्य की बात हो या देश की बात हो। उन्होंने सदा विकास की बात की है और दुनिया से संबंध बनाने की बात की है। यही बड़ा कारण है कि हम दुनिया भर के देशों के साथ भारत की छवि अगर अच्छी बनकर उभरी है तो पिछले 6 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत ने देखा है। लोग कहते थे दिल्ली के गलियारों में कि गुजरात से आया व्यक्ति जो कभी विदेश कम गया हो या उसको पता ना हो विदेश नीति का, वो क्या करेगा। आज भारत की विदेश नीति ने ही पूरी दुनिया भर के देशों को भारत के साथ लाकर खड़ा किया। चाहे वो पुलवामा के अटैक के समय की बात हो या आज चीन जो आक्रमण करने की बात करता है या चीन जो आक्रामक रुख दिखाता है, उसको लेकर भी दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात इसलिए है कि ये मोदी जी की कूटनीति और विदेश नीति के कारण हुआ। लेकिन इस घड़ी में देश की सीमा पर अपने सैनिकों के साथ जाकर उनका हौसला अफजाई करना, नीमू में जाकर, लद्दाख में जाकर, ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केवल कहते नहीं करके दिखाते हैं। उन्होंने जहां भारत माता की जय के नारे लगाए, वहीं सैनिकों की माताओं को वंदन किया, प्रणाम किया कि मैं उन मातृशक्ति का भी वंदन करता हूं जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं। देखिए, पहली बार नहीं है शहजाद जी, शायद देश के लोग नहीं जानते होंगे कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे पार्टी के नाते। और उन्होंने उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और स्पीकर ठाकुर गुलाब सिंह जी को लेकर वो देश की सीमा पर गए। उस समय की लड़ाई के समय भी मोदी जी किसी पद पर न रहते हुए देश के सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए गए। और मैं आपको चित्र भी भेजूंगा, आप देखिए किस तरह मोदी जी उस समय भी कारगिल के युद्ध में भी साथ में खड़े थे। आज भी ऐसी परिस्थितियों में देश के बॉर्डर पर गए और हर वर्ष दिवाली भी देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो इससे पता चलता है ये देश के लिए और देश के सैनिकों के साथ सदा मोदी जी खड़े हैं। पर अनुराग जी, आपके जो राजनीतिक विरोधी है, जैसे रणदीप सुरजेवाला है, कांग्रेस के बड़े नेता है हरियाणा से, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो नाम भी नहीं लिया। वो कहते हैं कि आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, जिनका मंत्र जाप करना है, जिनके साथ डोकलाम की घटना के समय चाइनीज़ सूप और चाइनीज़ खाना खाना है, जिन्होंने चाइनीज़ पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करना है कांग्रेस पार्टी ने, तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का क्या समझौता है और क्या एग्रीमेंट साइन किया, आज तक वो देश को बता नहीं पाए। डोकलाम के समय जब देश के सैनिक वहाँ पर लड़ रहे थे तो राहुल गांधी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ सूप पी रहे थे, खाना खा रहे थे। और ये देश जानना चाहता है आज भी वो देश की भाषा बोलने की बजाय दूसरे पक्ष की भाषा क्यों बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ शहजाद जी। आप याद कीजिए, बाटला हाउस कांड जब दिल्ली में हुआ तो उसके बाद भी जो शहीद हुए इंस्पेक्टर ML शर्मा, ये उनके घर नहीं गए, ये आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी रोना रोई और राहुल गांधी जी वहाँ जाकर उनके साथ दुख प्रकट करने गए। ये देश ने इनका असली चेहरा देखा है, क्या करते रहे हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी थी। आज भी अगर हमारे वीर जवानों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और चाइना में ये बार बार बात उठ रही है कि जिस तरह से भारत ने अपने वीर सैनिकों का सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि भी दी, 130 करोड़ भारतवासी
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार उनके साथ खड़ी रही। चाइना की सरकार तो अपने सैनिकों के साथ नहीं खड़ी रही, वहाँ पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मोदी जी देश की सीमा पर गए, वहाँ से तो कोई नहीं आया। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे ही कुछ नेता अपनी तथाकथित नेतागिरी करने के चक्कर में देश को कमज़ोर करने का, ये दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाएं, आज मोदी जी जैसे मजबूत नेता देश के हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, बागडोर उनके हाथ में है और जिन्होंने देश को लगातार मजबूत करने का काम किया। अब आप मुझे पूछेंगे कैसे देश मजबूत हुआ? जी, पर अनुराग जी, जी मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आप पता नहीं उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल गांधी लगातार हर सुबह ट्वीट करते हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाखी लोग ये गवाही दे रहे हैं कि चाइना ने आकर घुसपैठ की है, हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं 1 इंच ज़मीन नहीं गई है, एक पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ है। तो झूठ कौन बोल रहा है? वो उन्होंने वीडियो भी डाला है कुछ लद्दाखी लोगों का, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, पर उन्होंने लद्दाखी लोगों का एक वीडियो डाला है, टेस्टिमोनियल डाला है कि देखिए हमारी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है। अनुराग जी, उसका जवाब क्या है? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी को इसमें प्रसन्नता मिलेगी अगर चीन भारत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के समय ऐसा होता रहता था। ये मनमोहन सिंह जी या सोनिया गांधी जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और भारत की सीमा का एक एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी अगर आप देखें जिन लोगों का वीडियो उन्होंने डाला है वो कौन है? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वो किसको बेवकूफ़ बनाने चले हैं? कोई कांग्रेस का पूर्व काउंसलर है, कोई इनके NSU स्टूडेंट यूनिट का नेता है, कोई इनके यूथ कांग्रेस का नेता है, एक हिमाचल से, एक लद्दाख से, तो एक पूर्व काउंसलर है। क्या देश को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है? क्या कांग्रेस पार्टी आज देश के समय, जब देश लड़ रहा है देश की सीमा पर अपने लिए, तो उस समय ये देश को कमज़ोर करने के लिए इस तरह से झूठे वीडियो डालते रहेंगे? क्या दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी? पर अनुराग जी, मुझे एक बात समझाइए कि आज जब ज़रूरत है कि सेना के मनोबल को बढ़ाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट जाते हैं 11,000-12,000 फीट की ऊंचाई पर, तो आज सेना के मनोबल पर हमले करने वाले ये बयान, या जैसे आप इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, या सरेंडर कर दी ज़मीन, ये क्यों कहा जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा? प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, लेकिन कुछ कॉवर्ड यहाँ पर बैठे दिल्ली की राजधानी में, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकते हैं। ये कॉवर्ड भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, करप्ट भी हैं, और इनका काम ये होता रहा है। देखिए, जिन्होंने 1947 के बाद जीप घोटाले से कांग्रेस का देख लीजिए, जीप घोटाले से लेकर आप हेलीकॉप्टर घोटाले से बोफोर्स घोटाले तक, सारे घोटाले अगर देश के देखेंगे, जो सेना के सामान से जुड़ा हुआ है, हथियारों से जुड़ा हुआ है, उसमें कांग्रेसी और केवल कांग्रेसी और इनके भ्रष्टाचार नज़र आएगा। और ये मैं संसद में भी कहता रहा हूँ, आज आपके कैमरे पर भी कह रहा हूँ, कांग्रेसी दलालियाँ खाते रहे हैं। देश की सेना के लिए जब सामान खरीदना होता तो इन्होंने वही काम किया है। और आज इनके मित्र लोग इंग्लैंड में छिपकर बैठे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर छिप नहीं पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर S-400 मिसाइल लेने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। दुनिया भर के देश दबाव बनाते रहे, लेकिन मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए वो निर्णय किया, रूस से हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर हो, चिनूक हो, ये हमने खरीदे हैं। 36 रफाल हो, हमने खरीदे। 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें हमने खरीद कर दी। 49% से 74% विदेशी पूंजी निवेश हथियार बनाने के लिए हिंदुस्तान में हमने निर्णय किया। लिस्ट ऑफ वेपन्स बनेगी कि हिंदुस्तान में हथियार बनेंगे, हमने किया। उनके लिए विशेष तौर पर हमने एक बजट का सैंक्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का हमने पोस्ट बनाई और रावत जी को उसके ऊपर नियुक्त किया। ये सारे कदम भारत ने उठाए हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं। कांग्रेस के समय 10 साल अगर मैं यूपीए की सरकार के कहूँ तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भारत के सैनिकों को खरीद कर नहीं दे पाए। मोदी जी ने 3 वर्षों के अंदर 2 लाख बनाकर दे दी, सारी काम पूरा करके दे दिया। हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान तक खरीद कर दे दिए, आधुनिक हथियार खरीद कर दे दिए, सेना को बॉर्डर तक जाने के लिए अच्छी सड़कें और पुल बनाकर दे दिए।
रेल लाइन अलग बनाकर लेह तक दे रहे हैं। क्या कांग्रेस इसका कोई जवाब दे पाएगी? कांग्रेस केवल राजनीति करती रही और वहां पर पीठ दिखाती रही कायरनापूर्वक तरीके से। ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाजपा ने देश के हित में सब निर्णय किए। अनुराग जी, आप कैप्टन विक्रम बत्रा की पावन भूमि हिमाचल से आते हैं। हिमाचल का और आर्मी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। अब देखिए, हमले करते करते उदित राज है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपके साथी भी रह चुके हैं, बीजेपी में सांसद भी थे। वो कहते हैं कि ना आपने कोई डिजिटल स्ट्राइक किया, 59 ऐप को लेकर वो बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भी एक तरीके से फर्जिकल स्ट्राइक था। तो आप इस बयान का क्या मायने निकालते हैं आप इस बयान के? देखिए, वो हताश और निराश लोग हैं जो सत्ता के बिना जी नहीं सकते। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे बिन सत्ता कांग्रेसी तड़पते हैं, और इनकी तड़प सारा देश देखता है। ये लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर रहे और मोदी जी को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया। इसीलिए कड़े और बड़े निर्णय मोदी जी कर पाते हैं। ये लोग काले धन के खिलाफ भी जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की, तब भी ये लोग रोए। जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेसियों को पीड़ा सबसे ज़्यादा हुई। आखिरकार कांग्रेस को पीड़ा क्यों होती है? अगर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो बालाकोट का बदला लेते तो इनको दर्द क्यों होता है? और मैं जिस तरह से हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में मारे हैं, इसमें कांग्रेसियों को दर्द क्यों होता है? खुशी क्यों नहीं होती इनको? ये पाकिस्तान के एजेंडे पर ट्वीट क्यों करते हैं? अभी जो पीछे 2 दिन पहले कश्मीर में सीआरपीएफ के एक जवान की हत्या भी हुई, जो शहादत उनकी हुई, एक स्थानीय नागरिक की भी उसमें हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई, उसमें भी कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर आगे क्यों बढ़ती है? मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरकार उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना के हाथों में खेलती है? क्या राजनीति के लिए कांग्रेस इतना नीचे गिर जाएगी कि उनकी ये हालत हो जाएगी? और मैं तो वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। आपको याद होगा कि अगर पहला परमवीर चक्र भी किसी को मिला तो हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। कारगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत किसी ने दी तो 53 हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने देश के लिए शहादत दी। 4 परमवीर चक्र कुल मिले कारगिल की लड़ाई में, तो 2 हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों को मिले, कैप्टन विक्रम बत्रा, और इसके अलावा हमारे जो राइफलमैन संजय कुमार, जो मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर के झंडूता से आते हैं, उनको मिला। तो हिमाचल ने जो किया या देश के वीरों ने जो किया, उन पर भी राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, जो दुर्भाग्य है। एक और मोदी जी उनकी वीर माताओं को नमन करते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के लोग उनको नमन तो नहीं करते, लेकिन आतंकवादियों की माताओं के साथ जाकर रोते हैं। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। नहीं, पर विपक्ष का ये कहना है, अनुराग जी, विपक्ष का कहना है कि सैनिक तो काम कर रहे हैं, सैनिक को जो मैंडेट दिया गया है वो उसके हिसाब से बड़े सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि जब चाइना मैप बदल रहा है, ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना मैप बदल रहा है और आप लोग ऐप बदल रहे हैं, ये आप पर जुमला, ये इस तरीके से जुमला आप पर फेंक रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है? कांग्रेस की हालत ये है कि अपने समय पर तो इन्होंने वो एग्रीमेंट किए जिससे भारत पिछले 20 वर्षों के अंदर, आप ध्यान से सुनिए, 20 वर्षों के अंदर निर्यात कम और आयात ज़्यादा करने पर मजबूर हो गया। आप 20 साल पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, चाइना से कितना इंपोर्ट होता था, भारत से वहाँ पर कितना एक्सपोर्ट होता था, और पिछले 20-30 वर्षों में कैसे बदला है। कांग्रेस के निर्णयों ने, आनंद शर्मा जी और कमलनाथ जी ने कौन सी ऐसी मजबूरी में वो कदम उठाए? कांग्रेस ही तो कभी ठीक कदम नहीं उठा पाए। लेकिन आरसेप में भी जो इन्होंने वहां पर जाने की बात की थी, मोदी सरकार ने आकर आरसेप में भारत को जाने से रोका भी। हमने सदा भारत के हित में निर्णय किए हैं। ये कांग्रेस आज होती तो डिजिटल स्ट्राइक नहीं कर पाती। मोदी जी में ही दम था जो करके दिखाया है, पर और हम आगे भी करके दिखाएंगे। नहीं, पर अनुराग जी, ये जो बात आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो आप ईस्ट एफटीए की बात कर रहे हैं, जिसको अब आरसेप कहा गया है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसे निर्णय लिए जिससे कि भारत के आर्थिक हितों का बलिदान कर दिया गया चाइना के हित में। तो आपका आरोप क्या है? ऐसा क्यों किया गया? आपके हिसाब से भारत के आर्थिक हितों का सौदा क्यों किया गया? सीधा आरोप क्या है आपका? देखिए, मेरा सीधा आरोप 2 तरह के हो सकते हैं।
जैसे कांग्रेस अभी तक अपना एग्रीमेंट कम्युनिस्ट पार्टी से क्या किया वो नहीं दिखाती, तो वैसे इसके पीछे क्या मंशा थी, किसको लाभ मिला, क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया गया? इसमें भारत को तो नुकसान हुआ। अगर भारत को नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसको हुआ? ये देश की जनता समझदार है। जिन लोगों ने दलालियाँ खाई भारत के सेना के लिए सामान खरीदने के लिए, तो व्यापार में वो क्या करते होंगे वो आप और मुझे बताने की देश को ज़रूरत नहीं। ये कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि आखिरकार ये व्यापारिक समझौते क्या सोचकर किए गए थे। अगर इससे देश को नुकसान हुआ तो लाभ किसको हुआ, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना नहीं, तो आप वही एक जो एलिगेशन आपके बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी लगाया है कि क्या आरजीएफ में चाइना से 90 लाख रुपए आए और एक क्विड प्रो क्वो हुआ जिसके तहत ये आर्थिक उनको हित दिया गया, और जो ज़मीन चली गई उस समय पर भी 2010 से लेकर 13 तक कई बार इंकर्जन्स भी हुए, उस पर एक तरीके से सख्त जवाब नहीं दिया गया। क्या आप इसको क्विड प्रो क्वो मानते हैं? क्या भारत सरकार ये के नुमाइंदे होने के नाते आप कह रहे हैं कि आरजीएफ में जो चाइना से पैसा मिला वो एक तरीके से संदेह के घेरे में है, इट इज़ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डाउट? देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ डाउट नहीं, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है कि ये किस तरह से पहले एक ट्रस्ट में लिया गया, फिर दूसरे में, फिर कैसे निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। आखिरकार इस देश को लूटकर अपना भला करने का काम किस परिवार ने किया है, ये देश की जनता भली भांति जान चुकी है। अब वो परिवार अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वो एक बोझ अपनी पार्टी के लिए बन गया है। उनके नेता आज तक जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिरकार ये पैसा क्यों लिया गया था। आखिरकार ये राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए जो पैसा लिया गया, इससे किसका भला हुआ? एक ही परिवार का भला हुआ है, और वो सब जानते हुए एक परिवार कौन है। कांग्रेसी भी अब चुप नहीं रहते। अब कांग्रेसियों को भी बोझ लगना शुरू हो गया है परिवार कि आखिरकार इनके जवाब हम कब तक देते रहेंगे। पर अनुराग जी वो कह रहे हैं, आनंद शर्मा जी ने कहा है कि ये तो पार्टी टू पार्टी एक एक्सचेंज था। वो कह रहे हैं कि राम माधव और बीजेपी के अन्य नेता भी गए हैं चाइना, वहाँ पर आप लोग मिले हैं वहाँ के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, तो दोनों में अंतर क्या है? अनुराग जी, आप करें तो ठीक है, वो करे तो आप उनको कहते हैं कि ये क्विड प्रो क्वो था। अंतर है बहुत, समझाइए। इन्होंने जैसे मान लीजिए जी, एग्रीमेंट साइन किया, अगर उसमें कुछ छिपाने वाला नहीं तो आज कांग्रेस एग्रीमेंट क्यों छिपाती है? ऐसा क्या है एग्रीमेंट में? आखिरकार दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट है, क्या है? और दूसरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन पे इन्होंने पैसा लिया, क्यों लिया? किसकी है राजीव गांधी फाउंडेशन? कौन है इसके ट्रस्टी? किसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, और उसके बाद किस और व्यक्ति को दिया गया, किस ट्रस्ट में कैसे पैसा घुमाकर किसके ऊपर खर्च किया गया? क्यों नहीं जानकारी देते पब्लिक को? आखिरकार छिपाने में है क्या इसमें? तो राजीव गांधी फाउंडेशन में मंत्री जी पैसा तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 3 बार आया है, 7 मंत्रालयों का भी आया है और 11 पीएसयू का भी आया है। मेरे पास पूरी सूची है, मैं आपको भिजवाऊंगा। तो क्या इस तरीके से जो पैसा, जनता का पैसा प्राइवेट एक ट्रस्ट में जाता है, क्या ये नियम कानून के अनुसार था? क्योंकि आप कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देखते हैं आप, तो मुझे बताइए कि ये जो पैसा गया, इसमें आपको लगता है कि नियम कानून को ताक पर रख के एक प्राइवेट हित के लिए पैसा? जमीनें इनके ट्रस्ट को क्यों दी जाती हैं? आखिरकार वो ट्रस्टों में हजारों करोड़ के घपले क्यों होते हैं? आखिरकार ये दोनों बेल पर क्यों हैं? क्यों हैं दोनों बेल पर? आखिरकार कोई ना कोई कारण तो होगा। ये जो जेपी नड्डा जी ने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर लगाए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस देश ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और राजीव गांधी फाउंडेशन पर जो आरोप लगाए,
वो 10 आरोपों का एक जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। नहीं, चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि मैं 20 लाख रुपए अगर लौटा दूं, आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा दे जो पीएमएनआरएफ से लिए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे सकते हैं कि चाइना जो भारत की जमीन पर घुसपैठ कर बैठा है वो पीछे चला जाएगा? ये चिदम्बरम जी ने जवाब में कहा है नड्डा जी को। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा जेल से आने के बाद उनके लिए भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब उनके भी बयान जब देखने में आते हैं तो कई बार हैरानी भी होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इतना बड़ा वकील भी रहा, देश का पूर्व वित्त मंत्री भी रहा, अब उन्होंने जो किया वो तो मैं उसके ऊपर आप डिबेट पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन देश को पता है कि उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर मैं चोरी करके वापस पैसा दे दूं तो उसके बदले में आप क्या करोगे? अब ये तो देश की जनता ऐसे व्यक्ति के ऊपर हंस ही सकती है और क्या कर सकती है। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सभी के लिए। जी, ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ना चाइना को हमने जमीन का अधिग्रहण करने दिया है, हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, देखिए शहजाद जी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, आप रोज़ टीवी डिबेट्स पर भी होते हैं जी। कई बातें कही बिना भी बहुत कही जा सकती हैं। हमने बगैर किसी का नाम लिया, लेकिन जिनको जवाब देना था उन्होंने खुद जवाब देना शुरू कर दिया। सीमा पार से भी जवाब देना शुरू कर दिया और सीमा के अंदर दिल्ली से भी उनके समर्थकों ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया। तो देश बड़ा स्पष्ट समझ चुका है, हम बिन नाम लिए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर प्रहार होता है उनको भी उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है और उनके समर्थकों को दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को भी देना पड़ता है। तो चिदम्बरम जी को मैं इतना ही कहूँ, अपने केसों की चिंता करें, बाकी चिंताएं वो छोड़ दें। नहीं, एक और मेरा सवाल है आरजीएफ को लेकर, और मैं आपने जो बात अभी जो जिक्र किया कि चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान आया था वो बात सही है, पर मैं आरजीएफ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये एक्सक्लूसिव खबर हमने दिखाई थी कि आरजीएफ में पैसा मेहुल चोकसी की एक शेल कंपनी कह सकते हैं नवजीवन एंटरप्राइज, और वो केवल और केवल इस आरजीएफ में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बनी थी, ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। उससे पैसा आरजीएफ में आया और वही मेहुल चोकसी से पैसा आया जिसको हम कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा लुटेरा, बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का लुटेरा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पैसा मेहुल चोकसी से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, हमारी जनता का पैसा उस ट्रस्ट में जा रहा है, क्या इस आरजीएफ ट्रस्ट पर एक गहरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सब होगा क्योंकि ये सारे तार जितने सीज के जुड़े हैं, चाहे वो चोकसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो चाइना हो, या चोरी करने वाले चोर हों, ये सारे सीज के जो तार जुड़े हैं, इनके ऊपर देश की जनता को जानकारी मिल भी चुकी है। लेकिन और विस्तार में जाने के लिए अगर आप मुझे कहें, मान लीजिए अंतिम दिनों के समय ये लोन कैसे मिला, कांग्रेस की सरकार के समय मिला, गोल्ड पॉलिसी में बदलाव क्या हुए, अगर आप इसकी तय में जाएंगे तो शायद आपका शो छोटा पड़ जाएगा आज का समय। अगर आप इसकी तय में जाएंगे तो आपको एक एक तार जुड़े हुए नज़र आएंगे। ये कांग्रेस और करप्शन के बीच में, ये यूपीए की सरकार और गांधी परिवार के समय, उस समय क्या होता रहा, ये सारी बातें आपके सामने नज़र आएंगी और देश लगातार देख रहा है। लेकिन जब हम कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस कहते हैं तो हमारे ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर इस भावना के साथ काम कर रहे हैं कि बदले की भावना के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन हमने देश को वायदा किया था कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने वो किया भी। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल भी बनाया कि भगोड़ों को, जिन्होंने अपराध किए हैं अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए, उनको वापस लाएंगे भी। इसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी हमारा विरोध करती रही है। नहीं, पर एक बात मैं कहूँगा। देखिए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, जो आप बात वेंडेटा पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, जो विद्वेष की भावना की बात कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि आप चाइना को बाहर नहीं निकाल पाए तो आपने प्रियंका वाड्रा को उनके घर से कोरोना काल में बाहर निकाल दिया। और ये गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण राजनीति है आपकी। तो सर, ये एक और सबूत दे रहे हैं कि आप बड़े विद्वेष से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। ये उनका आरोप है आप पे। मैं देश की जनता और विशेष तौर पर देश के युवाओं के सामने एक बात रखता हूं। क्या इंदिरा गांधी की पोती होना ये हक दे देता है
कि आप इस देश के साथ कुछ भी करें। रॉबर्ट वाड्रा जी जितने मर्जी घोटाले करें, आपकी सरकार जितने मर्जी आपके मंत्री उस समय घोटाले करें, आपके परिवार या आपके फाउंडेशंस के ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आज आप घर में रहने के लिए कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आखिरकार कानून तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है कि इस परिवार के लिए कानून भी अलग बनाया जाएगा। अगर देश को ऐसा लगता है तो तय करना चाहिए। अगर यूपी की सरकार कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई करती है तो ये कह देना कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, तो इससे क्या होगा? क्या आज भी अपने आप को एलीट मानते हैं? हम 130 करोड़ की जनता एक तरफ, हम एक परिवार एक तरफ, ये कैसे चल पाएगा? देश बदल चुका है, समाज बदल चुका है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देश ईमानदारी की राह पर चला, देश सशक्त हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आगे बढ़ने का काम किया, चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो या सशक्त हमारी सेना को करने की बात हो। हमने साजो सामान या लड़ने की वो सब चीज़ें भी खरीदने का काम किया, चाहे हथियारों से लेकर मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान की बात हो, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर सड़कें पुलें बनाने की बात हो, ये सब मोदी सरकार ने करके दिया है। और हमारी सेना ने पहले से ज़्यादा अपनी ताकत को बनाने का काम किया। ये देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे नेता देश की सेना का मनोबल कमज़ोर ना करें और चाइना और पाकिस्तान के हाथ में ना खेलें, ऐसा मेरा इनसे अनुरोध रहेगा। अनुराग जी, मैं एक विषय जो आपके साथ उठाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आपने एक तरफ तो 59 चाइनीज़ ऐप्स को एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया है। उसकी प्रतिक्रिया ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का मुखपत्र है वो ये कहकर कह रहा है कि ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है, जिसमें वो कह रहा है कि चाइना की कंपनी को आपने रेलवे के प्रोजेक्ट से, टेलीकॉम के प्रोजेक्ट से, हाईवे, एमएसएमई तमाम प्रोजेक्टों से अब बाहर करने का काम किया है, एफडीआई नॉर्म्स को टाइटन करने का काम किया है। इससे भारत और चाइना के ट्रेड पर 30% का असर पड़ेगा। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है, अगर हम चाइना के माल को तुरंत बंद कर देंगे तो क्या हमारे पास वो डोमेस्टिक कैपेसिटी है, और क्या यहाँ पर जो दाम है चीज़ों के वो बढ़ नहीं जाएंगे? मान लीजिए जो इक्विपमेंट हमें वहाँ से मिलता है चाइना से वो सस्ता मिलता है, इसीलिए हमारा एक मार्जिन होता है। पर अगर हम यहाँ पर उसको बनाएंगे या कोई और देश से उसको इंपोर्ट करेंगे तो क्या कॉस्ट एस्केलेशंस नहीं होगी? क्या हमारी इकोनॉमी इसको हैंडल कर पाएगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जब मोदी जी ने देश के सामने रखी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स थी, जैसे हथियारों को भारत में बनाना जी, विदेशी पूंजी निवेश 49% से 74% करना, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी, हथियार भी यहाँ पर बनेंगे और निर्यात की स्थिति में भी हम आएंगे। हम आयात करना कम कर देंगे और आने वाले समय में एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ कोयले का आयात होता है तो कोयले को खोला गया है, उसके खनन को खोला गया है, और 18 तारीख को हमने इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब इसमें नई खनन की कंपनियां आएंगी तो उससे क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा और भारत आत्मनिर्भर होगा। इसी तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने और खोला है, जैसे एलोन मस्क की कंपनी अगर अमेरिका से काम करती है, यहाँ पर कोई और कंपनियाँ काम कर सकती है, हिंदुस्तान के लोग काम कर सकते हैं, हिंदुस्तान के युवा जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पुराने एग्रीमेंट अगर चाइना जैसे देशों को ज़्यादा लाभ देते थे और भारत के व्यापारी का नुकसान होता था, तो क्या आपको उस पर कदम नहीं उठाने चाहिए? अगर डिजिटल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय एप्लीकेशंस को हो सकता है शहजाद जी कि एक महीना दिक्कत आए, कहीं पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बदलाव करना पड़े, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़े, क्या भारत के लोग एक महीना अपना मनोरंजन कम नहीं कर सकते? चाइनीज़ ऐप की बजाय भारतीय एप्लीकेशंस को अगर वो बढ़ने का अवसर मिलेगा तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, यहाँ पर रोज़गार और ज़्यादा मिल पाएगा। क्या हम एक महीना अपनी कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे सकते ताकि वो आगे बढ़कर आएँ, बाकी दुनिया की कंपनियों को कम्पीट करें? आखिरकार अगर हम थोड़ा सा महंगा भी सामान, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए थोड़ा सा महंगा सामान भी खरीदना पड़ता है, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर उस समय का भारत और भारतवासी उपवास रख सकते हैं, एक समय का खाना छोड़ सकते हैं, देश के लिए समर्पित हो सकते हैं, तो आज का भारत तो उससे ज़्यादा
शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए देश की गरीब जनता को, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम, राशन देने का काम करते हैं जी, तो उसी समय दूसरी ओर क्या हिंदुस्तान के लोग ये जो एंटरटेनमेंट वाली ऐप्स हैं, मनोरंजन वाली ऐप्स हैं, जी। क्या इन पर इतना देश का साथ नहीं दे सकती? मुझे लगता है हम सब लोग समर्पित हैं, देश समर्पित है। स्वागत किया है जो स्टार्स थे उन एप्लीकेशंस पर, जी, उन लोगों ने भी कहा हमें देश सबसे आगे है। जी। वो हर जाति धर्म के लोगों ने अपने उससे बाहर निकलकर देश के हित में कहा कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज देश को हमारी ज़रूरत है। हमारे हीरोज़ देश के सैनिक हैं। हम तो एप्लीकेशंस में हीरो हैं मनोरंजन करने के लिए, आज हम देश के असली हीरोज़ के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों का जवाब दिया मुझे। आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आगे भी धन्यवाद मिलते शहजाद रहेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। दैट इज इट फ्रॉम मी फॉर टुडेज एडिशन ऑफ द वर्डिक्ट। जॉइन मी नेक्स्ट वीक फॉर येट अनदर एडिशन ऑन न्यूज़ एक्स। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.